हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं, कलंक। अक्सर ना लड़कियों पर ही कलंक लगता है और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ कि रितिका जैसे ही गाड़ी में बैठी, सर पर सीट लगाया और एक सुकून की सांस लिया। कितना थक जाती है ना, कभी कभी वो घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी संभालते संभालते वो परेशान हो जाती है। उसकी आंखें अभी लगी हुई थी कि ड्राइवर ने बहुत तेज़ ब्रेक मारा। गाड़ी चर करके रुक गई। क्या हुआ रामू? रितिका ने ड्राइवर से पूछा। कुछ नहीं मेम साहब, एक महिला गाड़ी के नीचे आते आते बची, रामू ने हड़बड़ाकर कहा। रितिका गाड़ी से उतरी और उस महिला के पास गई, पर ये क्या? वो कोई 16 साल की लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी। वो गाड़ी की आवाज़ से सहम सी गई थी। रितिका ने गाड़ी से पानी निकाला और उसे ले जाकर उस लड़की को दिया और उसने पूछा, कहाँ जाना है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लड़की निर्जीव सी रितिका को देखती रही। अचानक उसने रोते हुए बोला, दीदी मुझे भगवान के घर जाना है, मुझे क्यों बचाया? अपनी गाड़ी से रोक देते। कहाँ जाऊँगी, किसको मुंह दिखाऊंगी? मैंने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम आखिर क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारे माँ बाप ने कितने प्यार से तुम्हें पाला होगा और तुम सबकी छोड़ो। तुम्हारे अंदर खुद एक जिंदगी पल रही है, अपना नहीं तो उसकी सोचो, रितिका ने कहा। रितिका समझ नहीं पा रही थी कि यह लड़की क्यों ऐसे बोल रही है। उसने उसे चुप कराया और उसे उसकी पूरी कहानी बताने को कहा। और उस लड़की ने जो कुछ बताया तो रितिका की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने उस लड़की से कुछ नहीं बोला। उसने उसे संभाला और खुद को भी संभाला और वो उसे घर के लिए लेकर निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके जख्मों को छेड़ा है। उसने उस लड़की को ले जाकर महिला निकेतन आश्रम में छोड़ा और खुद अपने घर के लिए चल पड़ी। रितिका काफ़ी परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी पलटकर उसके सामने आ गई हो। गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। तभी एक बच्ची मम्मा कहकर रितिका से लिपट गई। अरे मेरा बच्चा अभी तक जग रहा है, कहकर रितिका ने उसे गोदी में उठा लिया। पीछे से एक बूढ़ी औरत आई। उन्होंने रितिका के हाथ से लैपटॉप और बैग लिया। बिटिया, आज गुड़िया सो नहीं रही है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, दाई माँ ने कहा। कोई बात नहीं दाई माँ, आज गुड़िया को उसकी मम्मा सुलाएगी, रितिका ने कहा और कमरे में लाकर लोरी सुनाते हुए गुड़िया को सुलाने लगी। गुड़िया को सुलाने के बाद वो चेंज वगैरह करके खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। और जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया उसे कुछ याद आया। दाई माँ, छोटी खाना खा चुकी है क्या? हाँ बिटिया, छोटी बिटिया खाना खाकर दवा खाकर सो गई है, दाई माँ ने कहा। रितिका ने खाना खाया और छोटी बहन के कमरे में गई जो सुकून से सो रही थी। इसके बाद वो अपने कमरे में आई। जैसे ही उसने आंख बंद किया, उसके सामने आज की पूरी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो अतीत में खोती चली गई। रितिका 2 बहन और एक भाई थे। मम्मी पापा, एक छोटी सी फैमिली और खुशहाल फैमिली थी। उनकी रितिका क्योंकि रितिका तैयारी कर रही थी और भाई जॉब कर रहा था, पर उसकी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। रितिका शांत स्वभाव की थी और गीतिका उतनी ही चंचल। उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और इधर उधर की बातों में, सजने संवरने में ज़्यादा रहता था। वो कॉलेज भी जाती तो पूरा सज संवर कर जाती, जैसे किसी फंक्शन में जा रही है, जिस पर रितिका अक्सर उसे टोकती कि उसे अपने आगे किसी की बात सुनाई ही नहीं देती थी। गीतिका के इस व्यवहार के कारण अक्सर उसके भाई से उसे डांट पड़ ही जाती थी। गीतिका 2-3 दिन तक खाना पीना छोड़कर बैठ जाती थी जब भी उसका भाई या उसके मम्मी पापा उसे डांटते थे। और जब उसे काफ़ी मनाया जाता था तब वो फिर से खाना पीना शुरू करती थी, यानी कि उसके नाजो नखड़े उसके घर में खूब देखे जाते थे। गीतिका के अपने कॉलेज के एक लड़के विहान से गीतिका प्यार करती थी और ये बात जब रितिका को पता चला तो उसने गीतिका को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि उसके सर पर जो विहान के प्रेम का भूत सवार है
वो सही नहीं है, वो लड़का सही नहीं है। पर उसे बिहान के आगे कुछ समझ में ही नहीं आता था। उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। बिहान उसी के कॉलेज में पढ़ता था, वो देखने में काफ़ी स्मार्ट था, पर उसका नेचर फ्लर्टिंग वाला था। वो हर लड़की से फ्लर्ट करता रहता था। गीतिका उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे बिहान की हर गलत बात भी सही लगती थी। बिहान भी गीतिका का बड़ा ध्यान रखता था। हर बर्थडे पर उसे महंगे से महंगा गिफ्ट देता था, जिससे गीतिका को लगता अगर इस दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ बिहान है। और इसके अलावा उसने कभी भी बिहान के बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। गीतिका उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि कभी उसे बिहान का असली चेहरा नज़र ही नहीं आया। वो कितना गलत इंसान हो, लड़कियों का बस इस्तेमाल करता है, ये बात गीतिका समझना ही नहीं चाहती थी। गीतिका को भी पाने के लिए उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाया था, और वो आधी शर्त तो जीत चुका था और उसे अपने जाल में वो फंसा चुका था। बिहान का बर्थडे आया। उसने सारे दोस्तों को होटल में इनवाइट किया था। गीतिका से भी बोला कि शॉर्ट कपड़े पहन के आना, जो उसने उसे गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पर। गीतिका ने उसका कहना माना और उन कपड़ों के ऊपर से घर का कपड़ा कोई बड़ा कपड़ा पहनकर होटल आ गई, जहां वो चेंजिंग रूम में गई और शॉर्ट पहनकर पार्टी में आ गई। पार्टी चल रही थी, लोग वहां पर ड्रिंक कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और वहाँ पर लड़कों ने काफ़ी अभद्रता भी की और वहाँ पर काफ़ी बदतमीजी से लोग पार्टी कर रहे थे। पार्टी ख़त्म हुई और पार्टी के बाद जैसे ही गीतिका घर में दाखिल हुई, भाई ने पूछा, गीतू कहाँ गई थी आज? भैया मेरी सहेली का बर्थडे पार्टी था, वहाँ गई थी। गीतिका ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? किसी लड़के की बर्थडे पार्टी थी और तुम वहाँ शॉर्ट कपड़े पहनकर नाच रही थी। उसी होटल में मेरी मीटिंग थी, मैंने सब देखा। तुम मेरे ही आंखों में धूल झोंक रही हो, भाई ने कहा और गीतिका को खूब डांटा। गीतिका ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। अब बिहान से छुप छुप कर वो मिलती। दोनों ने तय किया कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। घर वालों को कोई खबर नहीं थी। उन्हें लगता था कि अब सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। इधर रितिका भी जॉब पा गई थी और उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था। एक दिन गीतिका की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे खूब उल्टियाँ हो रही थी। माँ ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जो बताया तो उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। गीतिका माँ बनने वाली थी। ये बात जैसे ही पापा को पता चली, वो सर पकड़कर बैठ गए और उन्होंने गीतिका को उसके लिए काफ़ी डांटा और मारा भी और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो और कभी इस घर में कदम नहीं रखना। भाई ने भी जब सुना तो उसने गीतिका को काफ़ी डांटा और सबने फैसला किया कि गीतिका अब इस घर में कभी नहीं रहेगी। गीतिका ने जब गीतिका से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तुमको कितना मना किया गया था पर तुम क्यों नहीं मानी, ये सब कब हुआ और किसने किया, तो उसने सारी बात अपने बहन को बताई कि ये बच्चा बिहान का है और हमने शादी करने का फ़ैसला किया है। और पापा को क्या लगता है मैं उनके घर नहीं आऊँगी तो क्या मेरा कोई घर नहीं है? मैं अपने बिहान के पास रहूँगी, देखना वो कितना खुश रखेगा दीदी मुझे, मैं जा रही हूँ बिहान के पास, कहकर गीतिका वहाँ से बिहान के घर के लिए निकल पड़ी और बिहान को मिलने को बुलाया। बिहान ने जब ये सुना कि उसने कहा कि गीतिका माँ बनने वाली है, तब उसने कहा कि तुम भी और लड़कियों जैसी हो और कौन कह सकता है कि ये बच्चा मेरा ही है। तुम अगर गलत ना होती तो तुम कैसे माँ बनती? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ये कलंक अपने सर पे रखूँगा? तुम किसी का भी बच्चा लाओगी और कह दोगी कि ये बच्चा मेरा है तो क्या मैं मान लूँगा? तुम अपने घर वालों को जैसे धोखा दे सकती हो तुम वैसे मुझे भी तो धोखा दे सकती हो। कौन कह सकता है कि ये बच्चा मेरा है? ये बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है। गीतिका ये सुनकर एकदम परेशान हो जाती है। वो उससे कहती है कि बिहान मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तो इस पर बिहान कहता है कि जाओ यहाँ से, ये मगरमच्छ के आंसू तुम जाकर किसी और को दिखाओ, मेरे पास ना तुम्हारे लिए जगह है ना तुम्हारे बच्चे के लिए जगह है, क्योंकि इतना महान तो मैं नहीं हूँ कि किसी का कलंक भी मैं माथे पर लगा लूँ।
गीत का बुत बनी बिहान के घर से निकल आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। उसकी एक गलती ने उसके अपनों का साथ छुड़ाया, उसके सपनों का साथ छुड़ाया। वो अपने माथे पर एक कलंक उसने लगाया जिसे लेकर वो वहाँ से निकल आई थी। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी मैं फिर सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानी और सुननी है तो प्लीज़ भाग 2 भी कलंक का ज़रूर सुनिएगा। फिर मैं मिलती हूँ भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।